हाइप्निक जर्क्स। जब आप नींद में जाते हैं तो अचानक शरीर झटके से हिलता है, हाथ फड़फड़ाते हैं, पैर लात मारते हैं और कभी कभी आप चौंक कर उठ जाते हैं। इन्हें हाइप्निक जर्क्स कहते हैं। ये अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन होते हैं जो नींद में जाने के दौरान अचानक होते हैं। जब शरीर गहराई से रिलैक्स होता है, दिमाग इन संकेतों को गिरने का संकेत समझ सकता है। इसके जवाब में यह नसों के माध्यम से तेज गतिविधि भेजता है, जिससे मांसपेशियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं, जैसे आप खुद को गिरने से बचा रहे हों। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हाइप्निक जर्क्स एक बचा हुआ विकासवादी रिफ्लेक्स है। हमारे पूर्वज जो पेड़ों या ऊंचे आश्रयों में सोते थे, उनके लिए मांसपेशियों में अचानक ढीलापन आना शाखा से फिसलने का संकेत हो सकता था। नींद के किनारे पर एक झटका गिरने से बचाने के लिए एक अंतर्निहित सुरक्षा जाल की तरह हो सकता था। आज ये हानिरहित है, लेकिन यह अनुभव असहज कर सकता है। आपका शरीर खराब नहीं हो रहा है, यह बस एक पुराना सुरक्षा प्रोग्राम चला रहा है, जिसे गद्दे और तकिए के अस्तित्व में आने से बहुत पहले लिखा गया था। स्लीप पैरालिसिस की गड़बड़ी। आप जागते हैं और खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाते हैं, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपको दबाए हुए है। यह स्लीप पैरालिसिस है, एक ऐसी घटना जो तब होती है जब आपका मस्तिष्क होश में आ जाता है, लेकिन आपका शरीर अभी भी रेम नींद की मांसपेशी जड़ता में बंद रहता है। रैम के दौरान मस्तिष्क अधिकांश स्वैच्छिक मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है ताकि आप सपनों को शारीरिक रूप से जी न सकें। लेकिन कभी कभी जागने की प्रक्रिया और मांसपेशियों की रिहाई एक साथ नहीं होती। इसका परिणाम होता है जागरूकता के साथ गतिहीनता। इस गतिहीनता के साथ अक्सर जीवंत भ्रम, छायादार आकृतियां, आवाजें या छाती पर दबाव महसूस होना भी शामिल है। ये अनुभव इसलिए होते हैं क्योंकि सपनों की छवियां जागृत चेतना में घुल सकती हैं, जबकि शरीर अभी भी लकवाग्रस्त रहता है। हालांकि डरावना लगता है, स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर हानिरहित होता है और कुछ सेकंड से कुछ मिनटों में चला जाता है। ये उन सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है कि कैसे मस्तिष्क और शरीर के समय में थोड़ी सी असंगति भी ऐसे अनुभव पैदा कर सकती है जो अलौकिक लगते हैं, जबकि वे सामान्य शारीरिक क्रियाओं में निहित होते हैं। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। नाम से यह घातक लग सकता है, लेकिन यह हानिरहित है। हालांकि यह बेहद चौंकाने वाला होता है। जैसे ही आप सोने ही वाले होते हैं या जागने लगते हैं, आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके सिर के अंदर जोरदार धमाका, बंदूक चलने, पटाखे फूटने या दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आ रही हो। इसे कोई और नहीं सुनता और वास्तव में कोई आवाज मौजूद नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तब होता है जब मस्तिष्क असमान रूप से बंद होता है। जैसे जैसे मस्तिष्क के क्षेत्र बंद होते हैं, श्रवण प्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे काल्पनिक शोर के झटके महसूस होते हैं। कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि यह मस्तिष्क तने के न्यूरॉनों में देरी से अवरोध के कारण होता है, जो सामान्यतः सोने से पहले संवेदी इनपुट को शांत कर देते हैं। ये जैसे मस्तिष्क बंद हो रहा हो लेकिन अलार्म अभी भी बज रहे हों। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 10 में से एक व्यक्ति को यह अनुभव होता है, आमतौर पर तनाव या थकावट के दौरान। यह दर्द नहीं देता, लेकिन यह झटका शरीर को एड्रेनालिन और डर से भर देता है। यह एक नाटकीय याद दिलाता है कि हमारी अनुभूति मस्तिष्क के संकेतों से बनती है, न कि वास्तविकता से। स्लीप एपनिया सबसे गंभीर नींद समस्याओं में से एक है क्योंकि यह सांस लेने में बाधा डालता है। इसमें वायुमार्ग ढह सकता है या मस्तिष्क सांस की मांसपेशियों को संकेत देने में विफल हो सकता है, जिससे सांस रुकना 10 सेकंड या अधिक हो सकता है। हर बार मस्तिष्क वायु प्रवाह फिर से शुरू करने के लिए सूक्ष्म जागृति करता है। अक्सर सोने वाले को पता नहीं चलता, ये रुकावटें गहरी पुनर्स्थापित करने वाली नींद रोक देती हैं। सबसे स्पष्ट संकेत तेज खर्राटे हैं, लेकिन अदृश्य नुकसान और भी गंभीर होता है। उच्च रक्तचाप, हृदय पर दबाव, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। दिन में थकान इतनी गंभीर हो सकती है कि यह ड्राइविंग, काम और याददाश्त को प्रभावित करती है। जोखिम कारकों में मोटापा, धूम्रपान और शराब का सेवन शामिल है। कई मामलों में वायुमार्ग को खुला रखने के लिए सीपीएपी उपकरणों से इलाज की आवश्यकता होती है। स्लीप एपनिया दिखाता है कि वायु प्रवाह में रुकावट कैसे नींद की मरम्मत प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है, जिससे यह बाधित और खतरनाक हो जाती है। स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग में शरीर सक्रिय हो जाता है जबकि मस्तिष्क गहरी गैर आरएम नींद में ही बंद रहता है। आराम करने के बजाय मोटर सिस्टम आंशिक रूप से जाग जाता है, जिससे व्यक्ति बिना सचेत जागरूकता के चल सकता है। स्लीप वॉकर जागते दिखते हैं, आंखें खुली होती हैं, लेकिन उच्च मस्तिष्क सक्रिय नहीं। एपिसोड आमतौर पर रात के शुरू में होते हैं, जब धीमी तरंगों वाली नींद हावी होती है। वे संकेत जो शरीर को स्थिर रखना चाहिए गलत तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जागरूकता को दरकिनार करते हुए शरीर में हरकत शुरू हो जाती है। इससे हल्की भटकने से लेकर खाना बनाना या गाड़ी चलाने जैसी जटिल गतिविधियां हो सकती हैं और बाद में इनकी कोई याद नहीं रहती। स्लीप वॉकिंग अक्सर परिवारों में चलती है और इसे तनाव, बुखार या दवा से ट्रिगर किया जा सकता है।
हालांकि अधिकांश मामले हानिरहित होते हैं, लेकिन खतरा वातावरण में छिपा होता है। सीढ़ियां, नुकीली चीजें या अनलॉक दरवाजे। यह चौंकाने वाला उदाहरण है कि तंत्रिका तंत्र कैसे असंतुलित हो सकता है, जिससे चेतन मन पीछे रह जाता है और शरीर अपने आप काम करता है। स्लीप टॉकिंग या सोमनीलॉकी एक पैरासोमनिया है जिसमें नींद के दौरान अनजाने में बोलना होता है। शब्द साधारण बड़बड़ाहट और बेतुकी बातों से लेकर पूरी स्पष्ट वाक्यों तक हो सकते हैं। यह बिना किसी जागरूकता के होता है, इसलिए बोलने वाले को आमतौर पर इसकी कोई याद नहीं रहती। यह घटना नींद के किसी भी चरण में हो सकती है। हालांकि क्या कहा जाता है यह अक्सर नींद की गहराई पर निर्भर करता है। हल्के चरणों में बोलना अधिक स्पष्ट होता है, जबकि गहरे चरणों में आवाजें अधिक अस्पष्ट और बेतरतीब होती हैं। इसकी प्रक्रिया मस्तिष्क में आंशिक जागरण से आती है, जहां मोटर स्पीच क्षेत्र थोड़े समय के लिए सक्रिय हो जाते हैं, जबकि उच्च चेतना अभी भी निष्क्रिय रहती है। ये छोटे छोटे व्यवधान उन सामान्य नियंत्रणों को दरकिनार कर देते हैं जो हमें रात में चुप रखते हैं। इसके कारणों में तनाव, बुखार, शराब और नींद की कमी शामिल है। हालांकि इसमें आनुवंशिकी भी भूमिका निभाती है। नींद में बोलना हानिरहित है, लेकिन यह सोने वाले साथी को परेशान कर सकता है और कभी कभी स्लीप एपनिया या नाइट टेरर जैसी छिपी स्थितियों का संकेत देता है। इसकी अनिश्चितता दर्शाती है कि जब मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला पड़ता है, तब भी भाषण जैसी बुनियादी प्रणालियां विश्राम के दौरान सतह पर आ सकती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पैरों को हिलाने की अत्यधिक इच्छा पैदा करता है, जिसे अक्सर त्वचा के नीचे रेंगने, झुनझुनी या बिजली के झटके जैसा महसूस होना बताया जाता है। यह सबसे अधिक तब असर करता है जब शरीर विश्राम की स्थिति में होता है, जिससे सोने का समय लगातार संघर्ष बन जाता है। हिलने डुलने से अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन यह अनुभूति हमेशा वापस आ जाती है। इसकी जड़ अस्थिर डोपामिन संकेतों में छिपी है, जो मोटर नियंत्रण को नियंत्रित करते हैं। आरएलएस से पीड़ित कई लोगों को पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट्स भी होते हैं, यानी नींद के दौरान अनजाने में पैर हिलना या झटके आना, जिससे विश्राम बाधित होता है। इसका क्रूर पहलू यह है कि थकान लक्षणों को और भी खराब कर देती है, जिससे पीड़ित थकावट के चक्र में फंस जाते हैं। आरएलएस का संबंध आनुवंशिकी से है, लेकिन यह आयरन की कमी, किडनी की बीमारी और कुछ दवाओं से भी जुड़ा हुआ है। तनाव, कैफीन और शराब इसे और भी बढ़ा देते हैं। इसका कोई सार्वभौमिक इलाज नहीं है, इसलिए प्रबंधन में जीवन शैली बदलाव, सप्लीमेंट्स या डोपामिन को लक्षित दवाएं शामिल हैं। यह दिखाता है कि मामूली तंत्रिका गड़बड़ी विश्राम को यातना में बदल सकती है। ब्रुक्सिज्म, दांत पीसना। ब्रुक्सिज्म नींद के दौरान अनजाने में दांत पीसना या भींचना है, जो अक्सर इतनी ताकत से होता है कि दांतों की इनेमल घिस जाती है या दांत टूट भी सकते हैं। कई पीड़ितों को तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक कि दंत चिकित्सक नुकसान की ओर इशारा नहीं करता, या जब तक कोई साथी रात में दांत पीसने की आवाज नहीं सुनता। यह चबाने की मांसपेशियों तक अत्यधिक सक्रिय मस्तिष्क संकेतों के कारण होता है। तनाव, चिंता, दांतों का गलत संरेखण और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ सभी जोखिम को बढ़ाते हैं। एक बार शुरू होने के बाद मस्तिष्क पूरी रात जबड़े को बार बार संकुचित करता रहता है। दांतों के घिसने के अलावा ब्रुक्सिज्म से जबड़े में दर्द, सिर दर्द और टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ में दर्द भी होता है। इलाज में दांतों की सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड्स और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए तनाव कम करना शामिल है। ब्रुक्सिज्म यह दिखाता है कि गहरी नींद में भी शरीर खुद को विनाशकारी मांसपेशी ओवरड्राइव से नुकसान पहुंचा सकता है। रात्रिकालीन पैर में ऐंठन अचानक आती है, आमतौर पर पिंडली में, जिससे मांसपेशी दर्दनाक ऐंठन में जकड़ जाती है, जो कई मिनट तक रह सकती है। बेचैन पैरों के विपरीत जो हिलने की इच्छा पैदा करते हैं, ये तीव्र अनैच्छिक संकुचन होते हैं जो आपको झटके से जगा देते हैं। ऐंठन समाप्त होने के काफी समय बाद भी अक्सर दर्द बना रहता है। इसका कारण मांसपेशियों तक गलत तंत्रिका संकेतों का पहुंचना है। मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में असंतुलन, साथ ही डिहाइड्रेशन या नसों पर दबाव जोखिम को बढ़ा देते हैं। यहां तक कि दिन में बहुत देर तक बैठना भी मांसपेशियों को रात में विद्रोह के लिए तैयार कर सकता है। बार बार ऐंठन आना नींद को बाधित करता है और बिस्तर पर जाने को लेकर चिंता पैदा करता है। हालांकि ये शायद ही कभी खतरनाक होते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि हाइड्रेशन, खनिजों और तंत्रिका संकेतों का संतुलन कितना नाजुक है। हाइड्रेटेड रहना, स्ट्रेचिंग करना और दवाओं में बदलाव करना मदद कर सकता है, लेकिन एक बार ऐंठन आ जाए तो केवल स्ट्रेचिंग या मालिश ही इसे खत्म कर सकती है। कैटाथ्रेनिया, नींद में कराहना। कैटाथ्रेनिया एक दुर्लभ स्थिति है
जिसमें लोग नींद के दौरान अजीब कराहने जैसी आवाजें निकालते हैं। खर्राटों के विपरीत जो सांस अंदर लेते समय होते हैं, कैटाथ्रेनिया सांस छोड़ते समय होती है। कई सेकंड तक चलने वाली गहरी गले से निकलने वाली आवाजें। शोधकर्ता इसे मस्तिष्क में सांस लेने की लय को नियंत्रित करने वाली गड़बड़ी से जोड़ते हैं, जिससे सांस छोड़ने के संकेत और मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के बीच असंगति हो जाती है। यह आमतौर पर REM या गहरी नींद में दिखती है, जब सांस का पैटर्न अनियमित होता है। अधिकतर लोग तब तक अनजान रहते हैं जब तक साथी इन आवाजों को रिकॉर्ड या शिकायत नहीं करता। कैटाथ्रेनिया से स्वास्थ्य को खतरा नहीं होता, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही इसे परेशान करने वाला मान सकते हैं और पीड़ितों को शर्मिंदगी हो सकती है। कभी कभी CPAP या सोने की मुद्रा बदलने से मदद मिलती है, पर इलाज की जरूरत नहीं होती। यह हानिरहित पर डरावनी बात है कि नींद की आवाजें कभी कभी हॉरर फिल्म जैसी हो सकती हैं। सिर्फ दुनिया को देखिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और उसे समझिए।